तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष आयम इंदौर से। एंड दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं, मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमें आपसे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है जिसके बेसिस पे हम अपने कंटेंट को डेवलप करते रहते हैं। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने कहा है कि मार्केटिंग के कंटेंट को जल्दी से कंप्लीट किया जाए, एग्ज़ाम टाइम आ रहा है। तो मार्केटिंग में आज जो वीडियो है, वीडियो नंबर 36 है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ कंटेंट है। चैनल मैनेजमेंट डिसीजंस, हमने मार्केटिंग चैनल्स जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ है। ऑलरेडी 4 लेक्चर्स उस पर आ चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको हमने 5 वीडियोस में कवर किया है। आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केटिंग चैनल मैनेजमेंट, इस टर्म का क्या मतलब होता है? देखिए, मार्केटिंग चैनल हम समझ चुके हैं, जिस चैनल के थ्रू सारी प्रोसेस जाता है, प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं। मैनेजमेंट किसी चीज़ को मैनेज करना, तो इन दोनों को मिक्स किया है। सेलेक्टिंग, मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल चैनल मेंबर्स एंड इवेल्युएटिंग देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम। मतलब कि सेलेक्ट करना, छांटना, चूज करना, उनको मैनेज करना और मोटिवेट करना इंडिविजुअल चैनल मेंबर्स को। मतलब आपको सप्लायर को भी मैनेज करना है, आपको कस्टमर को भी मैनेज करना है, आपको टीम को भी मैनेज करना है। एंड इवेल्युएटिंग देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम, टाइम के साथ उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, ये सब कुछ देखना। इसको दोस्तों कहते हैं मार्केटिंग चैनल मैनेजमेंट। सेलेक्टिंग चैनल मेंबर्स, इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर अ ब्रांड टू सेलेक्ट प्रॉपर चैनल मेंबर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीसेलर्स। ये बहुत ज़रूरी होता है। आपने कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया हो, अगर आपके चैनल मेंबर सही नहीं है तो कस्टमर तक वो पहुंचेगा ही नहीं ना। मान लीजिए आपने बहुत फैंटेस्टिक वो बनाया है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, दाम भी सही है, कस्टमर लेना भी चाहते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो रीसेलर है, वो उसको करेक्ट नेटवर्क के थ्रू पहुंचा ही नहीं रहे हैं, अपने पास रोक के रखे हैं या इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है मेंबर्स को सिलेक्ट करना। फिर आता है मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग। अब एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, अब इसका मतलब ये नहीं कि सेलेक्ट करके छोड़ दो, वो वाली चीज़ जो है डेंजरस होती है। आपको उनको कंटिन्यूसली मैनेज करना होता है और मोटिवेट करना होता है कि वो अपना बेस्ट करे, अपना अच्छा करे। देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए कभी भी ना इनको ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा वेंडर है, ये मेरा सप्लायर है। हमेशा जो टर्म यूज़ करनी चाहिए वो बोलनी चाहिए ये हमारा चैनल पार्टनर है। पार्टनर, जैसे कि हम जानते हैं पर्सनल लाइफ में अच्छा पार्टनर होना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही बिजनेस में अच्छी पार्टनरशिप होनी ज़रूरी होती है। तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को आपको मैनेज करना है। इसी को देखते हुए बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्रोग्राम्स, क्लब मेंबर प्रोग्राम, रीसेलर्स के लिए प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि वो कंपनी से जुड़े रहें ताकि बिजनेस जो है उनके साथ साथ ग्रो हो सके। इवैल्यूएटिंग चैनल मेंबर्स, अब आपने सेलेक्ट कर लिया, उनको मैनेज कर लिया, अब टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना भी बहुत ज़रूरी है। कंपनी मस्ट रेगुलरली चेक चैनल मेंबर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड सच एज सेल कोटा, एवरेज इन्वेंट्री लेवल, कस्टमर डिलीवरी टाइम, ट्रेनिंग प्रोग्राम एटसेट्रा। तो हमेशा एक स्टैंडर्ड सेट रखिए कि इसके अगेंस्ट जो है हम आपको मेजर करेंगे, और टाइम टू टाइम मेजर भी करिए। और इस सिस्टम को जितना ट्रांसपेरेंट आप रखेंगे उतना अच्छा होगा। अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं? सेल्स कोटा, भाई हो सकता है कि आपने कुछ टारगेट रखे हैं, और बहुत सारी कंपनीज ये करते हैं कि आपको इतना जो है साल का टारगेट करना है, मंथली, क्वार्टरली टारगेट करना है। एवरेज इन्वेंट्री लेवल, देखिए इन्वेंट्री मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? वो ये दिखाता है कि मेंबर आपके में इंटरेस्टेड है। अगर कोई आपका स्टॉक ही नहीं रख रहा है तो इसका मतलब तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है ना, आपका बिजनेस कभी भी कोलैप्स कर सकता है। कस्टमर डिलीवरी टाइम, कस्टमर के लिए अगर मान लीजिए आपने चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर तक ठीक पहुंचाई, डिस्ट्रीब्यूटर लेट कर रहा है, तो छवि जो है वो कंपनी की ख़राब होती है। उसके लिए मतलब सैमसंग से या फिर उसके लिए ब्रिटानिया से, उसके लिए XYZ कंपनी से रिलेशनशिप ख़राब होंगे। तो इसलिए कस्टमर की डिलीवरी टाइम को मेंटेन कर रहे हैं नहीं, टाइम टू टाइम आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें वो पार्ट ले रहे हैं नहीं, इन सबसे चैनल मेंबर्स को इवेल्युएट किया जाता है। अब दोस्तों, मार्केटिंग चैनल्स में एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। अब आप कहेंगे तो सप्लाई चेन में पढ़ना चाहिए, इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसका भी एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है मार्केटिंग में मैनेज करने में चैनल मेंबर्स में, कि आप लॉजिस्टिक पार्ट को देखें। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल, गुड्स एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड प्रॉफिट। मतलब जो फिजिकल फ्लो है मटेरियल का, गुड्स का, अगर आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, अगर आप सर्विस में है तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का, और टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन भी पहुंचे, उसको कहा जाता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना। और ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट,
मैनेजिंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड फ्लोज ऑफ मटेरियल, फाइनल गुड्स एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अमंग सप्लायर्स, कंपनी, रीसेलर्स एंड फाइनल कंज्यूमर, उसको बोलते हैं सप्लाई चेन। अब इसमें दो टर्म्स आई हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। इसका क्या मतलब होता है, हमने कई बार ये पढ़ा है, ऑपरेशंस में भी पढ़ा है, कंपनी इधर होती है, जो उसके ऊपर के लेवल है, रॉ मटेरियल सप्लायर, पैकेजिंग मटेरियल सप्लायर, वो सब कहलाते हैं अपस्ट्रीम, जो मतलब कंपनी से ऊपर है। फिर आते हैं डाउनस्ट्रीम, जो कंपनी और कस्टमर के बीच में आते हैं, जो नीचे आते हैं, जिसमें आपका रीसेलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, फाइनल कंज्यूमर्स हो गए। तो आपको अपस्ट्रीम भी मैनेज करना होता है और आपको डाउनस्ट्रीम भी मैनेज करना होता है, उसे कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब देखिए, ये सप्लायर है, ठीक है, जैसे उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, वैसे ही जो लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट होता है सप्लायर से जो कंपनी में आता है उसको बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, कंपनी के क्योंकि अंदर आ रहा है। रॉ मटेरियल आपने खरीदा, कंपनी के उसमें आया प्रोडक्शन फैक्ट्री में, वो कौन सा लॉजिस्टिक्स है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। ऐसे ही कंपनी से जब वो रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया तो उसको क्या बोलते हैं, आउटबाउंड, क्योंकि वो हमारे उससे बाहर जा रहा है। ये कंपनी के अंदर कुछ मटेरियल आया, ये कुछ प्रोडक्ट बाहर निकला, इसीलिए टर्म है इनबाउंड और आउटबाउंड। फिर जाता है रीसेलर से कस्टमर के लिए, ठीक है। अब एक टर्म आप देखेंगे रिवर्स लॉजिस्टिक्स। आप कहेंगे रिवर्स लॉजिस्टिक्स क्या है, आसान है ना। सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपने कोई चीज़ खरीदी अमेज़ॉन से, पसंद नहीं है, आप उसको रिटर्न कर देते हैं ना, तो वो रिटर्न जाती है, सप्लायर्स के पास पहुंची, देखा उसमें कुछ डिफेक्ट है, कंपनी उसको वापस ले लेती है, कंपनी से जो है वो वापस सप्लायर के पास जा सकता है मटेरियल। तो जब भी कोई लॉजिस्टिक्स जो है वो उल्टे फ्लो में चलती है उसको बोलते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स, और ये भी बहुत मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने लॉजिस्टिक्स की 3 टर्म्स देखी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स और रिवर्स लॉजिस्टिक्स। और एक कंपनी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर सप्लाई चेन के लिए आपको तीनों का ध्यान रखना ज़रूरी है। गोल्स ऑफ लॉजिस्टिक सिस्टम। अब कोई भी लॉजिस्टिक सिस्टम डिफाइन करते हैं ना, तो उसको 2 गोल्स होते हैं। पहला होता है मैक्सिमाइज कस्टमर सर्विस। देखिए, कस्टमर कहते हैं ना, कस्टमर इज किंग। कस्टमर सर्विस जितनी अच्छी आप करेंगे, कस्टमर उतना ही ब्रांड लॉयल बनेगा, उतना ही चांसेस है कि वो रिपीट खरीदेगा, उतना ही चांस है कि वो आपको रिकमेंड करेगा। इसीलिए कस्टमर सर्विस जितनी ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके, देखिए 100% तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन अभी अगर आपका कस्टमर सर्विस लेवल 90% है तो आप टारगेट करिए अगले साल 92, फिर 94, जितना उसको एक्सटेंड कर सकें। और दूसरा होता है मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है उसको कम करते जाइए। तो जो भी कोई सप्लाई चेन में हमारे दोस्त काम करते होंगे, सप्लाई चेन वालों के नॉर्मली जो KPIs होते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं, उसमें हमेशा ये होता है कि कस्टमर सर्विस को आपने कितना इम्प्रूव किया और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कितना कम किया, कितने रुपए, कितने पैसे पर kg, पर लीटर, पर बॉक्स, डिपेंडिंग अपॉन आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कॉस्ट कम किया। तो अगर मान लीजिए आज आप 7 रुपये पर लीटर कॉस्ट स्पेंड कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स पे, जिसमें आप पहुंचा रहे रीसेलर से कस्टमर, उसको आप कैसे 6.25 पे ला सकते हैं, 6.5 पे ला सकते हैं। तो इसलिए कस्टमर सर्विस को मैक्सिमाइज करना है और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ये 2 गोल होते हैं लॉजिस्टिक सिस्टम को डेवलप करने के लिए। लॉजिस्टिक्स के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? 4 मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस या जिसको डेपो भी बोलते हैं, मतलब मटेरियल बनने से और कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूशन पे आगे जाने के बीच में जो स्टोरेज पॉइंट होता है। देखिए, कंपनी अपनी फैक्ट्री से सारी चीज़ें सीधे कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकती ना, फैक्ट्री का काम है प्रोडक्शन को देखना, उसके बाद आपको एक स्टॉकिंग पॉइंट चाहिए होता है, उसी को डेपो बोलते हैं, उसी को वेयर हाउस बोलते हैं। तो वेयर हाउस के फंक्शन को मैनेज करना लॉजिस्टिक्स का पहला पार्ट है। दूसरा था इन्वेंट्री मैनेज करना। अब राइट सेट ऑफ इन्वेंट्री भी आपको मैनेज करनी होती है, क्योंकि हो सकता है किसी प्रोडक्ट में बनने में आपका 1 महीना लग रहा है, कस्टमर 1 महीने तक वेट नहीं करेगा ना, वो किसी और के पास चला जाएगा। आप ऑनलाइन जाते हैं, अमेजोन पे कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, दिखाता है 2 दिन में डिलीवरी। वो 2 दिन में डिलीवरी कैसे है? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने कुछ हिस्टोरिकल कैलकुलेशंस करके स्टॉक जो है वो प्रोड्यूसर से खरीद के अपने वेयर हाउस में रखा हुआ है। तो उन्होंने क्या मैनेज की हुई है? इन्वेंट्री मैनेज की हुई है। थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करना। अब ट्रांसपोर्टेशन इनबाउंड भी आउटबाउंड भी, आपके पास टाइम से मटेरियल आना चाहिए और टाइम से कस्टमर के पास जाना चाहिए। तो आपकी प्राइमरी फ्रेट, सेकेंडरी फ्रेट सब कुछ अलाइन होनी चाहिए। और लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मैनुअल की बजाय ये सारे सिस्टम को कैसे आप सिस्टम MIS से लिंक कर सकते हैं, उसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो आपने डिपो को मैनेज करा, इन्वेंट्री को मैनेज करा, ट्रांसपोर्ट को मैनेज करा और सारे का जो है एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया। Integrated logistic management, logistic concept that emphasizes teamwork both inside company and among channel organization to maximize performance of distribution system।
मतलब आप सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड वे में काम करिए कि कैसे कंपनी के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं और बाहर में जो जा रही हैं, सब में एक टीम वर्क के तरीके से कैसे आप काम करके और बेटर कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आजकल आपने कॉमन टर्म सुना होगा, जिसको बोलते हैं 3PL। 3PL क्या होता है? फुल फॉर्म होती है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। 3PL, इंडिपेंडेंट लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर दैट परफॉर्म्स एनी और ऑल फंक्शन रिक्वायर्ड टू गेट अ क्लाइंट्स प्रोडक्ट टू मार्केट। अब देखिए, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है ना, वो ये कहती है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारा स्ट्रेंथ किस में है? प्रोडक्शन में है। हम सीमेंट बनाते हैं, उसमें स्ट्रेंथ है। हम पेंट बनाते हैं, उसमें स्ट्रेंथ है। ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं, कुछ कुरियर कंपनियां ऐसी हैं, कुछ लॉजिस्टिक कंपनी ऐसी हैं जिनका काम ही वो ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना है। तो आप अपने उस काम को उनको आउटसोर्स कर दीजिए, उनके साथ एक डील करके रखिए कि पर केजी आप इतना चार्ज करेंगे, उसमें आपको मटेरियल को इतने टाइम में पहुंचाना है। ये सब डिफाइन करिए। इस सर्विस को कहते हैं 3PL या फिर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। दोस्तों, ये था आज की वीडियो जिसमें हमने मार्केटिंग चैनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा और इस टॉपिक को कंप्लीट किया, लॉजिस्टिक्स के बारे में भी जाना। इसके बाद जो है हम मार्केटिंग का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू। मतलब कंपनी आपकी कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है, लेकिन कस्टमर को उसका पता होना, कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। वो हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे, 2-3 वीडियोज़ में उस टॉपिक को जानेंगे। आपको इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप हमारी मेल ID miru.study@gmail.com पे लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।